हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न हमारा कल का क्लास नहीं हो पाया, तो चलिए फिर हम आज अपना क्लास शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और पूरा का पूरा रिवीजन भी ठीक ठाक चल रहा होगा। और इस उमंग सीरीज़ में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस साइंस का कंप्लीट भी होने जा रहा है। तो चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साउंड, और फिर मैथ का भी क्लास काफ़ी हद तक हो चुका है। बस ये रिवीजन सीरीज़ है, बस ध्यान रखें आपको पूरा डीप नॉलेज रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको बस बताया जाएगा कि ये टॉपिक होता है, ये टॉपिक होता है, बस इसका हल्का फुल्का हिंट जिससे आप लोग रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, आप यानी कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस आपको क्या आना चाहिए, एज ए टच मिलना चाहिए। बस जैसे ही टच मिला आपको याद आ गया, अरे हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था, बस आपको बस यही याद रखना है। तो बस यही चीज़ हो रहा है इसमें। और फटाफट काफ़ी सारे बच्चे आराम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और खूब खूब कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ के। चलिए फिर आप लोग भी पढ़ के कमेंट कीजिएगा। और आज हम लोग आज से प्यारे से सेशन जिसमें आज हम लोग साउंड का, फिजिक्स का टॉपिक साउंड स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साउंड। चलिए, फर्स्ट है साउंड। साउंड किसको कहते हैं? और साउंड को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। तो अगर हम कहें ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्वनि क्या चीज़ है, एक ऊर्जा का एक प्रकार है। क्या है, ध्वनि एक कंपन पिंड द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप है। यानी कि ये क्या है, एक इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि साउंड क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए अच्छी बात है, ये क्या है, एक साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड भाई साहब। फिर दूसरा है कि अच्छा साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, बात रही है। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि कोई भी चीज़, ये चीज़ है, अगर ये क्या कर रहा है, एक बार आगे और या फिर एक बार पीछे, ठीक है, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज़ अपने एक्सिस से ऊपर और नीचे जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये फटाफट ये लाइन है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, यानी कि अपने एक्सिस को बार बार अप डाउन करते जा रहा है, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। और इसी मोशन को कहते हैं, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, किसी वस्तु की इधर उधर या फिर आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं, यानी कि वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, जब कोई भी वस्तु आगे पीछे, ठीक है, या फिर इधर उधर कोई किसी भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। ठीक है, अब आते हैं, देखिए साउंड तो हम लोग पढ़ लिए कि मेन था कि साउंड क्या चीज़ था। अब आता है साउंड के अंदर भी बहुत सारा क्राइटेरिया है कि साउंड की आखिर साउंड के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो वैसे है कि साउंड का सबसे पहला अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको वो क्या बोलते हैं, आवृत्ति, तो जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आखिर क्या चीज़ होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर आगे अगर पीछे फटाफट करे, यानी कि जल्दी जल्दी आगे पीछे वन टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे का मोशन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, जब यही वाइब्रेशन क्या हो, जब इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ऑसी, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। जब ये ऑसिलेशन पर सेकेंड होने लगे, ठीक है, जब इसी को यानी कि वाइब्रेशन पर सेकेंड होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, आवृत्ति। ठीक है, जब कंपन क्या हो, प्रति सेकंड होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। देखो, और फ्रीक्वेंसी को यानी कि आवृत्ति को हम लोग किस में नापते हैं, ठीक है, हम लोग इसको हम लोग नापते हैं किस में, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। उसके बाद लिखा हुआ द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इज ए यूनिट ऑफ डेसिबल। ठीक है, यहाँ पर एक यूनिट दिया गया है जो बेसिक सा एक अगर क्वेश्चन अगर हो सकता है तो ये क्या चीज़ लिख सकता है, लाउडनेस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखें। फिर आता है दूसरा, ये हमारा कौन सा, फर्स्ट क्राइटेरिया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। फिर अब हम आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एम्पलीट्यूड है द डिस्टेंस टू विच एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम सेंटर पोजीशन, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए अब हम बताते हैं, एक फिगर जरूरी है। चलिए, ये है कि हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है।
और ये क्या है, हमारा वेव का एक नेचर है, ठीक है, जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेव नेचर। ठीक है, देखो जब ये वाला लाइन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, ठीक है, यानी कि अपने ओरिजिन से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट ये है, लेकिन अब इस पॉइंट के बाद जरा सा भी हम लोग आगे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी कि ये क्या है, उसका हाईएस्ट पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इस तरह नीचे वाले भी पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, द डिस्टेंस टू विच ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम सेंटर पोजीशन इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑरिजिन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो उसका ऑरिजिन है, ठीक है, उस जगह से जब अधिकतर दूरी जब वो लेगा, यानी कि एक ऑरिजिन है, ठीक है, उससे जब अधिकतम दूरी वो कवर करेगा, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, उस वेव का क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, फिर दूसरा लिखा हुआ है कि लॉर्डनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसके आयाम का कहा जाता है, ठीक है, वो तो दूसरा चीज़ है, हिंदी में आयाम कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉर्डनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, जब कोई भी बंदा यानी कि कोई भी इंसान अगर ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा छोटा जोर से चिल्ला रहा है, यानी कि कोई भी आदमी जब चिल्लाता है तो उसका आवाज़ किस पे डिपेंड करता है, वो लाउडनेस पे डिपेंड, सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो जितना जोर से चिल्लाएगा उसका एम्पलीट्यूड उतना जोर से बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ देखें, एक ये बना हुआ है और एक और ये बना हुआ है, दो अगर ऐसे मैप दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ बना हुआ है एक छोटा सा बना हुआ है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट सॉरी एम्पलीट्यूड किस में है, सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इसमें है, फिर क्या इसमें, और ये क्या बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा लाउडर साउंड है, फिर ये उससे कम लाउडर है, फिर ये क्या है, उससे कम लाउडर है, यानी कि जितना ज़्यादा जिसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा लाउड होगा, वो साउंड उतना ज़्यादा लाउड होगा। ठीक है, यानी साउंड इज मेजर इन डेसिबल। चलिए अब आते हैं पिच, हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे, ये सब सारा किसका, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है। पहला हम लोग क्या पढ़ा, पहले हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर हम लोग दूसरा क्या पढ़े, एम्पलीट्यूड, अब तीसरा पढ़ते हैं पिच। पिच क्या चीज़ है, लिखा हुआ द फैक्टर टू डिटरमाइन बिटवीन टू साउंड आर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक पिच एंड लाउडनेस, यानी कि अगर कोई दो साउंड दिया हुआ है, कोई दो अगर ध्वनि आपके पास है, हमको अगर अंतर करना रहेगा कि दोनों ध्वनि में क्या अंतर है, क्या अंतराल है, अगर सेम लाउडनेस का अगर दे दिया, ठीक है, जो समान एम्पलीट्यूड बन रहा है उसमें, तो उसमें अगर हम लोग को अंतर करना रहा कि आखिर ये आवाज़ किसका है, तो हम लोग किससे डिटरमाइन करेंगे, पिच का, हम लोग पिच से डिटरमाइन करते हैं कि ये आवाज़ आखिर है किसका। तो पिच अगर जिसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अगर पिच अगर ज़्यादा रहेगा तो वो आवाज़ उतना ही ज़्यादा हार्ड रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका पिच रहेगा वो आवाज़, यानी कि मेल का जो रहता है पिच वो क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और फीमेल का जो रहता है वो साउंड का पिच वो क्या रहता है, लो रहता है, इसीलिए आवाज़ महिलाओं का यानी कि गर्ल्स लोग का आवाज़ थोड़ा सा सुरीला होता है। फिर है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिंकनेस ऑफ पिच ऑफ ए साउंड, ठीक है, सही है, लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन इज हाई द साउंड श्रिंक एंड हैज़ हाई प्रीवेयर, यानी कि द वाइब्रेशन इज हाई, जिसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जिसका वाइब्रेशन जो हम लोग पीछे पढ़े थे, जिसका वाइब्रेशन जितना ज़्यादा उसका श्रिंक भी, यानी कि उसका साउंड का पिच भी उतना ज़्यादा। तो बस साउंड पिच क्या है, पिच एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, साउंड का है। और पिच क्या डिटरमाइन करता है, क्वालिटी, यानी कि साउंड का अगर क्वालिटी डिटरमाइन करना है तो हम लोग पिच से कर सकते हैं। अगर जिस साउंड का पिच जितना लो रहेगा तो वो साउंड उतना सुरीला होगा, और जिस साउंड का पिच जितना हार्ड होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हाई होगा, तो वो आवाज़ क्या होगा, उतना ज़्यादा रफ आवाज़ होगा, यानी कि कठोर, जैसे भारी आवाज़ आएगा। फिर आते हैं स्पीड अप साउंड, ठीक है, इसका हिंदी वाले प्रॉब्लम मत करें, हम आपको सारा के सारा बात बता देंगे हिंदी में। लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ए साउंड, स्पीड ऑफ ए साउंड मतलब यानी कि आपको ध्वनि का क्या करना है, गति बताना नहीं, सॉरी, आप समझना है गति क्या होता है। लिखा हुआ है द ट्रैवलिंग ऑफ ए साउंड इट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो भी ध्वनि ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि उसका उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट इन अब्सेंस ऑफ मीडियम, यानी कि कभी भी साउंड यानी कभी भी ध्वनि बिना माध्यम के ट्रैवल नहीं कर सकता। कभी भी अगर ध्वनि को अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव करना होगा, जाना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि माध्यम चाहिए, माध्यम नहीं रहेगा तो उसको आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए कभी भी जब कोई भी रूम अगर पूरी तरह से बंद रहता है, ओपेक रहता है, जब बंद रहता है, इसके अंदर कोई भी इसका एयर मॉलिक्यूल इस साइड से इस रूम में नहीं जा रहा है, इधर से दूसरे रूम में नहीं जा रहा है, दूसरे रूम में नहीं जा रहा है,
किसी भी दूसरे रूम में नहीं जा रहा है, तो इसका आवाज़ भी, ध्वनि भी दूसरे रूम में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए, ठीक है। अब माध्यम जब तक रहेगा तब तक वो मूव करेगा, यानी सुनाई देगा, माध्यम बंद और सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। तो बस ये था पहला पॉइंट। दूसरा है द प्लेस वेयर देयर इज़ नो एयर और एयर इज़ रिमूव इट इज़ कॉल्ड वैक्यूम। यानी कि यहाँ पर वैक्यूम का डेफिनेशन दिया हुआ है कि वैक्यूम किसको बोलते हैं, जब किसी भी रूम से हवा को अगर पूरी तरह से हटा दिया जाए, यानी कोई भी रूम है, कोई खाली कमरा है जिससे हम हवा को क्या कर दिए, एयर को पूरी तरह से हटा दिए, तो अब वहाँ क्या बचा, वहाँ अब कुछ नहीं बचा, तो उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम में द साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। यानी कि साउंड को क्या चाहिए, हमेशा एक माध्यम चाहिए, कहाँ से, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए। अगर उसके पास माध्यम ही नहीं है तो वो क्या ट्रैवल करेगा, कुछ ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग वैक्यूम चैम्बर में, यानी कि अगर वैक्यूम रूम में, एक रूम है जहाँ हवा निकाल दी है, तो वो सिचुएशन क्या है, वैक्यूम है। अगर उस जगह पर अगर किसी आदमी को अगर खड़ा कर देंगे ऑक्सीजन सिलेंडर सबके साथ, ठीक है, ताकि सांस ले पाए वो, यानी कि एयर तो है नहीं, सांस तो ले नहीं पाएगा, लेकिन हम किसी तरह वहाँ पर साउंड का एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक रूम लिए जहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एयर को जीरो कर दिए, ठीक है। एयर यहाँ पर क्या है, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एक साउंड बॉक्स ला के रख दिए, ठीक है, साउंड बॉक्स ला के रख दिए। तो ये क्या कर रहा है, आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और बाहर में क्या है, कोई हियरिंग करने वाला कोई आदमी है, ठीक है, कान लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको आवाज़ यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पर से और यहाँ पर के दोनों के बीच में हवा का कोई कांटेक्ट नहीं है, एयर का कोई कांटेक्ट नहीं है। जब एयर का कोई कांटेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इसके बीच में साउंड, ध्वनि ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, तो इसको सुनाई नहीं देगा। बस यही है, यानी कि एयर, यानी कि अगर कहेंगे तो मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, चलने के लिए क्या क्या चाहिए, माध्यम का ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। ये कह सकते हैं कि बिना माध्यम का वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। चलिए ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। साउंड को क्या चाहिए, बस एक माध्यम चाहिए, चाहे वो सॉलिड का माध्यम हो या फिर लिक्विड का माध्यम हो, द्रव्य का माध्यम हो या फिर गैस का माध्यम हो, यानी कि चाहे वो ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द स्पीड ऑफ ए साउंड इज हाई इन ए सॉलिड, स्लो इन ए लिक्विड, वाइल लोएस्ट इन गैस, ठीक है। अब क्या कहेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर लिखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या असेंड करना है, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड, सबसे पहला है लिक्विड, फिर है सॉलिड, फिर है गैस। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। और कैसे सजाना है कि सबसे पहले सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड किस में होगा, उसके बाद किस में होगा, उसके बाद किस में होगा। ये सवाल अगर आएगा तो आपको टिक मारना रहेगा। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होता है, गैस में नहीं, सॉलिड में, ठीक है। फिर उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। फिर उससे कम किस में होता है, गैस में। इसी को हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, इससे आगे क्या होगा, लिक्विड होगा, फिर इससे आगे क्या होगा, सॉलिड होगा। बस यही है हमारा ये। अगर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है पीछे वाले सेगमेंट से, अगर यानी कि इस पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होता है, स्लो, और ज़्यादा आदमी कौन सा टिक मार के आएगा, ये वाला, गैस वाला। सोचिएगा गैस में तो कोई ऑब्स्टेकल वगैरह है नहीं, आवाज़ एकदम पूरी स्पीड से ट्रैवल करेगा, वो नहीं होता है। साउंड में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, यानी कि ठोस पदार्थ में सबसे ज़्यादा ध्वनि गति में रहता है। चलिए अब आते हैं, साउंड, स्पीड ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ ए मीडियम, यानी कि ध्वनि का गति किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट, यानी कि किस स्टेट में उसका जो मीडियम है किस स्टेट में है, और
उस मीडियम का आखिर टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में, किसी ये स्टेट में, यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यानी कि उसके मीडियम का, यानी कि एयर के बीच का जो मीडियम है, माध्यम है, अगर उसका अगर टेम्परेचर अगर कुछ डिफरेंस है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, साउंड का स्पीड भी डिफर कर सकता है, यानी कि वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाई, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज हाई, वाइल लोएस्ट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज डिक्रीज। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का गति भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का गति भी घटेगा। हम ये कह सकते हैं, अगर एक रिलेशन बनाएं तो स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, रुक जाओ इसको अच्छे से लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं क्या, एक सेकेंड भाई साहब, चल छोड़, नहीं हो रहा। क्या कहे कि अगर कभी भी, अगर हम इस कभी भी नहीं, ये रिलेशन हम लोग बना लिए, अब इसको हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्या याद रखना है इस पर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ सिचुएशन दे देगा कि देखो एक टेम्परेचर, एक स्पीड ऑफ साउंड इतना डिग्री पे है, फिर एक स्पीड इतना डिग्री पर है, एक स्पीड इतना डिग्री पे, इतना डिग्री पे, और टेम्परेचर देख के पता चल जाएगा कितना कौन कितना ज़्यादा टेम्परेचर में है, किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, किसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा लोएस्ट है। उस हिसाब से साउंड को आप लोग अरेंज कर लेंगे। तो बस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है यही कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ा हुआ रहेगा, अगर टेम्परेचर अगर घटा हुआ रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटा हुआ रहेगा। फिर लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इज अबाउट, कुछ यहाँ पर याद करने वाला तो चीज़ है नहीं, अगर याद कर लो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, इसमें कुछ सीखने वाला नहीं है, बस याद करने वाला, अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितना है, 332, यानी कि एयर में, ये तो एयर का तो डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि कितना स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है एयर में, 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिखा हुआ है वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है 420, सॉरी 420 नहीं, 1480। उसके बाद फिर है स्टील में कितना होता है 5920, और फिर आयरन में होता है 5000। तो आयरन का तो सीधा याद हो जाएगा कि आयरन का कितना होता है 5000, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, आयरन का होता है कितना होता है 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि आयरन का कितना होता है 5000 मीटर पर सेकेंड, स्टील का कितना होता है 5920, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर का कितना होता है 1480, और फिर एयर का कितना होता है 1320। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम अभी डेसिबल के बारे में बताए थे कि डेसिबल क्या है, एक यूनिट है जिससे हम लोग साउंड को नापते हैं, लाउडनेस, ठीक है। तो अगर लाउडनेस से अगर कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए कि नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, जैसे कि सांस लेते हैं, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कितने डेसिबल का होता है, वो होता है 10 डेसिबल का, ठीक है। उसके बाद फिर विस्परिंग। अब देखो कोई आदमी क्या कर रहा है, फुसफुसा रहा है, यानी कि किसी को कान में बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ठीक। उसके बाद फिर कोई क्या रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है, किसी से बात कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, जब आप विस्परिंग करेंगे तो 30, ठीक है, लेकिन अगर जब जोर से बोलेंगे तो उसी का डबल कर देना है। तो यानी कि जब आप विस्परिंग करेंगे तो कितना होगा 30, यानी कि धीरे धीरे बोल रहे हैं। अगर उसी वक्त में आपको कुछ जोर से बोलना रहेगा, हाँ सुनो, तो ये वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डबल 60,
इन दोनों को तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, 30 का डबल है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है तो वो कितने होता है, 10 डेसिबल का, और नॉर्मल विस्परिंग यानी कि फुसफुसा रहे हैं किसी से, वो 30 डेसिबल का। और जैसे ही हमको फुसफुसाते के बाद अगर कुछ बोलना रहा कि हाँ सुनो भाई, वो कितना हो जाएगा, 30 का डायरेक्ट डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर आ जाएगा एवरेज ट्रैफिक। फिर ये अलग है कि नॉर्मल जो ट्रैफिक रहता है रोड पर वो कितने डेसिबल का होता है, 80 डेसिबल का। तो ये आसान से ये तो याद हो गया होगा, 10 होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है, आप लोग भी उस साइड से बोलिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है, 10 डेसिबल का। उसके बाद फिर सॉफ्ट विस्परिंग का कितना होता है, 30। उसके बाद फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन का 60 और ट्रैफिक का 80। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा बात अभी ही याद हो गया होगा। ठीक है, ठीक। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब लिखा हुआ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इससे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि आखिर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया। लिखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर 3 टाइप, स्ट्रिंग, विंड एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने तरह का होता है, स्ट्रिंग होता है, विंड होता है। तो आखिर इसमें कौन कौन सा जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ है इतना सारा, वीणा है, सितार है, वायलिन है, गिटार है, ये सारा सब किस में आता है, गिटार में आता है, सॉरी स्ट्रिंग वाले में आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर है फ्लूट। ठीक है, फ्लूट है, इतना सारा, एयर कॉलम, सॉरी यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इतना सारा पार्ट दिख नहीं रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड। अब देखिएगा, दिख रहा है। तो एयर कॉलम कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, उसके बाद फिर है मेम्ब्रेन, यानी कि ड्रम वगैरह जो होता है, ड्रम हो गया, तबला वगैरह हो गया, ये सारा किसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके क्या आता है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लूट वगैरह जो है, शहनाई वगैरह है, उसमें क्या होता है, एयर कॉलम्स रहता है। यानी कि ये जो फ्लूट है हमारा, फ्लूट किसको बोलते हैं, बांसुरी को। तो ये है फ्लूट। ठीक है, ये फ्लूट है। तो इसके बीच में क्या होता है, ऐसे करके कुछ होल बना हुआ रहता है, वो क्या रहता है, एयर कॉलम रहता है। और क्या करते हैं, एक साइड से हम लोग विंड को ब्लो करते हैं और यहाँ से हम लोग फिंगर से इसको ऐसे ढक के रहते हैं, और इस एयर कॉलम से एयर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बस वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, ये किसके कॉन्सेप्ट पे आता है, स्ट्रिंग पर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लूट, शहनाई, ये सब किस पे आता है, एयर कॉलम पे। फिर ड्रम हो गया, ढोलकी हो गया, तबला हो गया, ये सब किस पे आता है, मेम्ब्रेन्स पे। ठीक है, यहाँ से अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, हल्का फुल्का याद कर लो। तो अगर क्वेश्चन अगर आएगा कि वीणा में जो रहता है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सितार स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है, तो आप लोग कौन सा टिक मारेंगे, वीणा मारेंगे। अगर इसमें पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एयर कॉलम, तो इसमें आपको कौन सा फ्लूट रहेगा तो मार देना है, शहनाई मार देना है। अगर पूछ लिया कि कौन सा इसमें मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें तबला मार सकते हैं, ठीक, ढोलकी मार सकते हैं, ड्रम्स मार सकते हैं। चलिए, अब तो ये तरह, अब आता है हाउ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड। ये तो रहा कि चलिए एक्सटर्नली कितना भी जैसे आवाज़ बन रहा था हम उसको सुन लिए। आखिर ह्यूमन बीइंग जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो अगर ये कैसे बन रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड बाय लैरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ठीक है, present in a throat, larynx is a located at upper end of a windpipe और trachea। ठीक है, यानी कि ये क्या, हम लोग अगर इससे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट रहा ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स। अगर ऑप्शन में रहा तो वॉइस बॉक्स मारना है, या फिर अगर वॉइस बॉक्स अगर नहीं है तो हम वहाँ पर क्या मारेंगे, लैरिंग्स मारेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के गले में क्या रहता है, लैरिंग्स रहता है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वहाँ से हम लोग क्या होता है, आवाज़ मिलता है, यानी कि वो सॉरी आवाज़ वहाँ से प्रोड्यूस होता है। फिर आएगा कि अगर ये चीज़ अगर प्रेजेंट का रहता है, तो ये क्या रहता है, ह्यूमन बीइंग का जो विंड पाइप है उसके अपर पे, यानी कि अपर एंड में क्या रहता है, ट्रैकिया जिसको भी बोलो या फिर विंड पाइप बोलो, दोनों एक ही बात है। उसके सबसे अपर भाग में क्या रहता है, वॉइस बॉक्स मौजूद रहता है। यानी कि अगर ये विंड, देखो ये क्या है, विंड पाइप है, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। इसके सबसे टॉप एंड पर क्या लगा रहता है, वॉइस बॉक्स लगा होता है। यहीं से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का आवाज़ प्रोड्यूस होता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है अब हमारा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ईयर है, हम लोग आवाज़ प्रोड्यूस कर लिए। अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, आवाज़ सुनता भी तो है। अब सुनने के लिए क्या क्या होता है, तो ये है हमारा ह्यूमन ईयर, और ये क्या है यहाँ पर, ह्यूमन ईयर ड्रम।
क्या चीज़ है ये अब हमारा, ये है अब हमारा ह्यूमन ईयर ड्रम, जो क्या करता है मनुष्य की आवाज़ को सुनने में मदद करता है। ठीक है, एक तो हो गया आवाज़ प्रोड्यूस करना, जो इससे क्या करता है लैरिंग्स से, और ये क्या है ह्यूमन का आवाज़ को क्या करता है सुनता है। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारा क्या चीज़ है, छोटा छोटा नर्व्स वगैरह है, ऑडिटरी नर्व है। तो इसमें क्या होता है मेनली जब भी हम लोग आवाज़ को सुनते हैं, ये कान क्या करता है आवाज़ को कलेक्ट करता है। जैसे कि आवाज़ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहीं से भी आवाज़ आ रहा है, तो ये ईयर पिन्ना जो है ये क्या करता है आवाज़ को कलेक्ट करता है। ठीक है, आवाज़ को कलेक्ट करने के बाद इस आवाज़ को इसके थ्रू पास करता है ईयर ड्रम। ठीक है, जिसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, उस ईयर कैनाल से पास होके कहाँ जाता है ईयर ड्रम पे। इस ईयर ड्रम को वो क्या करता है वाइब्रेट करता है। जैसे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, यहाँ पर ईयर ड्रम से बहुत सारा मैक्रो नर्व्स वगैरह जुटा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद फाइनली ये ऑडिटरी नर्व ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचा देता है। हम लोग तब महसूस कर पाते हैं अच्छा इस आवाज़ में ये कहा गया था और ऐसा कुछ कहा गया। ठीक है, अब है इसमें कुछ पार्ट है ईयर का। तो वो क्या क्या है, सबसे पहला है आउटर ईयर, जिसको क्या बोलते हैं बाहरी कान। फिर क्या बोलते हैं, फिर मिडिल ईयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मध्य कान। फिर क्या है उसके बाद क्या बोलते हैं इनर ईयर, जिसको क्या बोलते हैं इनर ईयर। ठीक है, चलिए तो अब आउटर ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले आउटर ईयर क्या कह रहा था, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईयर पिन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है ईयर ट्यूब, यानी कि जिसको कान का क्या बोलते हैं नली भी बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम सेंड द वेव थ्रू द मिडिल ईयर। दो अब पीछे जो हम लोग पढ़े इसका 3 भाग कर दो। ठीक है, ये हो गया आउटर ईयर, ये हो गया इनर ईयर, ये हो गया इनर ईयर, सॉरी ये मिडिल ईयर है। ठीक है, ये हो गया मिडिल ईयर। अब यहाँ पर क्या है उसी हिसाब से आउटर ईयर क्या करता है, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना एंड ईयर ट्यूब्स। ठीक है, यानी कि बाहरी कान में पिन्ना और कान की नली होती है। ठीक, उसके बाद फिर कंपन ईयर ड्रम, यानी कि कंपन जो होता है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, वो कंपन क्या करता है ईयर ड्रम क्या करता है सेकंड ईयर मिडिल ईयर में भेज देता है सारा चीज़। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग कान में सुने ईयर ड्रम को महसूस हुआ, वो सारा का सारा सिग्नल को क्या करेगा वेव के फॉर्म में अंदर ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि मिडिल ईयर में भेज देगा मध्य कान में। अब लिखा हुआ आता है इट हैज़ ए 3 वेरी टाइनी इंटरलॉक्ड बॉन्ड कॉल्ड हैमर। ठीक है, यानी कि मिडिल ईयर किससे कंसिस्ट रहता है, मिडिल ईयर में रहता है 3 भाग। ठीक है, वेरी टाइनी इंटरलोकेटेड बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हैमर। ठीक है, एनी वैली। ठीक है, उसके बाद फिर है स्ट्रिपर। ठीक है, ये क्या है 3 पार्ट है। दीज 3 बॉन्ड्स फाइनली ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू इनर ईयर। फिर यहाँ पर सारा चीज़ ये तीनों पार्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर आ सकता है कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, यानी ये फिर व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ मिडिल ईयर, तो आपको क्या बोलना है यही तीनों का नाम लिख देना है, यहाँ पे टिक मार देना है। फिर लिखा हुआ दीज 3 बॉन्ड्स फाइनली ट्रांसमिटेड द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये क्या करता है जितना भी हम लोग वाइब्रेशन सुने हम लोग, सबसे पहले ईयर ड्रम लिया सिग्नल, उसको वेव के फॉर्म में अंदर भेज दिया, मिडिल ईयर उसको प्रोसेस किया। ठीक है, फाइनली उसको क्या करता है इनर ईयर में भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है इट इज कंसिस्ट ऑफ क्वाइल्ड ऑर्गन। ठीक है, यानी कि क्वाइल्ड ऑर्गन जिसको यानी इसको क्या बोलते हैं क्वाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक क्वाइलिंग क्या हुआ एक ऑर्गन रहता है, एक ऑर्गन ही क्वाइल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्वाइल ऑर्गन ऑफ हियरिंग कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल एंड ऑडिटरी नर्व एंड ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू द ब्रेन। ठीक है, यानी कि ईयर जैसे ही इनर ईयर में ध्वनि जैसे ही प्रवेश किया, तब क्या करेगा वहाँ पर एक क्वाइल किया हुआ यानी कि घुमा हुआ इस शेप में कोई ऑर्गन रहता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है कोचले। ठीक है, जिसका नाम है कोचले। ठीक है, ऑफ हियरिंग कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये वाला जो पार्ट है ये किस फॉर्म में रहता है सेमी सर्कुलर कैनाल में। ठीक है, यानी कि इसका शेप क्या है सेमी सर्कुलर। फिर एंड जो भी अब यहाँ पर आवाज़ प्रोसेस हुआ उसको क्या करेगा फाइनली ऑडिटरी नर्व के थ्रू इसको ब्रेन में भेज देगा। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके एक्शन लेना हो रहेगा, रिएक्शन करना रहेगा, जो भी करना रहेगा वो कर लेगा। और ये सारा प्रोसेस क्या होता है बहुत ही कम समय में हो जाता है। चलिए अब आते हैं कुछ अब तो साउंड हम लोग ह्यूमन के बारे में भी पढ़ लिए। अब आते हैं कि अगर साउंड कितने तरह का होता है, कौन कौन साउंड सुन सकते हैं, कौन कौन साउंड नहीं सुन सकते हैं। सबसे पहला है इंफ्रासोनिक।
ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहला है क्या है, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होता है, जो भी साउंड अगर 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा, ठीक है, तो वो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो उस साउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रासोनिक। यानी कि जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जिसको ऑडिबल रेंज होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सोनिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवर ईयर कैन ओनली हियर साउंड विथ फ्रीक्वेंसी बिटवीन अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक, यानी कि जो साउंड का फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस साउंड का यूनिट कितना रहेगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगा, वो आवाज़ हम लोग आराम से सुन सकते हैं। ठीक, फिर आता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक हम लोग किसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं जब कभी भी फ्रीक्वेंसी, साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जैसे ही ऊपर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। और ये भी ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाता है। ठीक, ये रहा 3 साउंड का। तो सम एनिमल्स सच एज डॉग कैन हियर साउंड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी अबव 20 हर्ट्ज ऑल्सो। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से कुछ एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर आता है तो उसको क्या करता है, आराम से ह्यूमन बीइंग सुन लेता है। सॉरी, ह्यूमन बीइंग नहीं, डॉग वगैरह। इसीलिए जब भी कभी भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटी अगर होने लगता है तो डॉग्स वगैरह क्या करता है, बार्किंग शुरू कर देता है। ठीक है, चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ, कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है जो अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर लिखा हुआ द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रैकिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट फ्रीक्वेंसी हायर देन, यानी कि कुछ इक्विपमेंट वगैरह जैसे कि अल्ट्रासोनिक वगैरह जो हम लोग करवाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसमें क्या करता है, यही सब साउंड का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग उस जो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग को, उसको हम लोग ठीक कर सकें। ठीक, ये रहा। अब है नॉइस पॉल्यूशन। साउंड खत्म हो गया, अब है साउंड से क्या ये पॉल्यूशन होता है उसको देखते हैं। ठीक है, presence of unwanted gas and particles in air, it is called air pollution। यानी कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल इन एयर, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो भी अनवांटेड यानी कि जिसको हम लोग नहीं भी चाहते हैं फिर भी वो गैस में, एयर में, पार्टिकल में पहले से मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंटल, इट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, जब अनवांटेड साउंड भी उसके साथ मिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑफ आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोरेशन इंक्लूडिंग ब्रस्ट ऑफ क्रैकर्स, मशीन एंड लाउड स्पीकर। ये सबसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, नॉइस पॉल्यूशन करता है। ठीक है, ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड द बिल्डिंग टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, अब रहा कि आखिर अगर हमको नॉइस पॉल्यूशन से अगर बचना रहेगा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर नॉइस पॉल्यूशन से अगर हम लोग को बचना है, क्या कर सकते हैं, जो भी रोड बन रहा है उसके पास क्या करो, पेड़ लगा दो। ठीक है, उसके जस्ट बगल में पेड़ लगा दो। ये पेड़ लगा दिए हम लोग। तो अब यहाँ पर से जो भी हार्मफुल साउंड इफेक्ट जब आएगा तो सबसे पहले वो किससे टकराएगा, प्लांट्स वगैरह से टकराएगा, और उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और कोई भी अगर घर बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं रहने के लिए, ठीक है, तो क्या करो, इसके बाउंड्री पर पेड़ लगा दो ताकि हम लोग हार्मफुल इफेक्ट से बचे हुए रहें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सारा वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया होगा, जितना भी आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो सारा से अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। और साउंड चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस इतना सारा टॉपिक था, आज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।